बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? एडवांसेस इन सप्लाई चेन मैनेजमेंट, चैप्टर 2 सप्लाई चेन एनालिसिस, जिसको कुछ हम लोगों ने पिछले लेक्चर में कवर किया, बाकी हम लोग आज इसके ऊपर बात करने जाएंगे। What are the learning objectives of this lecture? The very first objective is to discuss the key performance measures necessary to achieve supply chain excellence. We want to discuss over here वो कौन से ऐसे की परफॉर्मेंस मेजर्स हैं जो कि ज़रूरी हैं सप्लाई चेन एक्सीलेंस को अचीव करने के लिए। The second objective is inventories are often built up at the interface between partners. Inventories build up होती हैं partners के interface के ऊपर। As a seamless integration of partners is crucial to overall supply chain performance. Or thorough analysis of these interfaces, that is inventories, is very important and will be explained in detail. तो हम लोग कोशिश करेंगे कि ये फाइंड आउट करें, एनालाइज करें इन इंटरफेसेस को डिटेल में, बिकॉज इन्वेंटरीज इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सप्लाई चेन. Consequently, the third objective is giving an overview on inventories and introducing a standardized analysis methodology will also be discussed. तो रिजल्टेंटली ये है कि हम एक ओवरव्यू ऑफ इन्वेंटरीज पे बात करेंगे और एक स्टैंडर्डाइज एनालिसिस मेथोडोलॉजी को डिस्कस करेंगे. तो दीज आर 3 डिफरेंट लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स व्हिच विल डू इंशाल्लाह. बिफोर गोइंग टुवर्ड्स द लेक्चर, let's have a little bit overview of the last lecture, because this is in the continuity of the last lecture, so that a smooth stream would be able to be continued. In the last lecture, detailed analysis of the operations and processes constituting the supply chain has given the clear picture of the structure of existing supply chain and by the way it works. तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिटेल एनालिसिस, ऑपरेशंस और प्रोसेसेस से रेलिवेंट बात की जो सप्लाई चेन को कॉन्स्टिट्यूट कर रहे होते हैं, और एक क्लियर पिक्चर और स्ट्रक्चर ऑफ एग्जिस्टिंग सप्लाई चेन देने की कोशिश की कि कैसे काम करती है. टूल्स आर नीडेड टू सपोर्ट एन एडिक्वेट डिस्क्रिप्शन, मॉडलिंग एंड इवेल्युएशन ऑफ सप्लाई चेन. कैसे इवेल्युएट किया जा सकता है, कौन कौन से टूल्स हैं जो कि ज़रूरी हैं सप्लाई चेन के लिए. जनरल टॉपिक्स रिलेटिंग टू द मोटिवेशन एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ अ सप्लाई चेन हैज़ बीन डिस्कस्ड. जनरल टॉपिक्स जो कि मोटिवेशन और ऑब्जेक्टिव से रेलेवेंट है उनको हमने डिस्कस किया. द वेल नोन स्कोर मॉडल वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द प्रीवियस लेक्चर. हमने स्कोर मॉडल को भी इंट्रोड्यूस किया, नॉट वी इंट्रोड्यूस्ड बट सप्लाई चेन के अंदर एक बहुत ही वेल नोन लिटरेचर में स्कोर मॉडल है जिसको हम लोगों ने डिस्कस किया और देखा कि हाउ टू इम्प्लीमेंट दैट फॉर द एनालिसिस और फॉर द अदर ऑब्जेक्टिव्स. तो दैट वाज वन ऑफ द पार्ट. Then building on the concepts in previous lecture, key performance measures are presented in order to achieve supply chain excellence. तो जो concepts हम लोगों ने पिछले lecture में discuss किए हैं, key performance measures present करेंगे supply chain excellence के लिए. The present lecture will also focus on the importance of the integration of partners. कैसे partners को integrate किया जा सकता है, क्या उनकी अहमियत है for the overall performance of the supply chain. आप लोगों को पता है कि सप्लाई चेन तभी वेल परफॉर्म्ड होती है जब इसके पार्टनर्स जो हैं आपस में लिंक्ड हों. इन्वेंटरीज आर ऑफन बिल्ड अप एट द इंटरफेस बिटवीन पार्टनर्स. इन्वेंटरीज को बिल्डअप किया जाता है पार्टनर्स के इंटरफेस के ऊपर. अ थॉरो एनालिसिस ऑफ दीज इंटरफेसेस, दैट इज इन्वेंटरीज, इज वेरी इंपॉर्टेंट. एक थॉरो एनालिसिस इन इन्वेंटरीज का बहुत अहम है. An overview on inventories and introducing of a standardized analysis methodology will also be the part of present lecture. तो हम एक overview inventories का और एक standardized analysis methodology को present करना would be one of the major important task of this lecture. So क्या किया हम लोगों ने, क्या करने जा रहे हैं, एक general overview तो आप लोगों को मिल गया होगा. तो आप लोग मेरे साथ ही हैं ना? Okay, so let's see what would be the layout of today's lecture. We'll talk about performance measurement. इस पे हम लोग जनरल रिमार्क्स की बात करेंगे और फिर हम लोग की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स फॉर सप्लाई चेन की बात करेंगे. देन इन्वेंटरी एनालिसिस. इन्वेंटरी एनालिसिस में हम लोग प्रोडक्शन, लॉट साइजिंग और साइकिल स्टॉक की बात करेंगे.
ट्रांसपोर्टेशन लॉट साइजिंग स्टॉक की बात करेंगे, इन्वेंटरी इन ट्रांजिट की बात करेंगे, सीजनल स्टॉक और प्री बिल्ड स्टॉक वर्क इन प्रोसेस की बात करेंगे. Then we'll talk about safety stock. So this would be the layout. Let's start then. Performance measurement. Having mapped the supply chain processes, it is important to assign measures to these processes to evaluate changes and to assess the performance of the complete supply chain as well as of the individual processes. तो अब चूंकि हम लोग सप्लाई चेन प्रोसेस को मैप कर चुके हैं, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम मेजर्स को असाइन करें कि कैसे ये जो प्रोसेसेस हैं इनको इवेल्युएट कैसे किया जा सकता है, इनकी परफॉर्मेंस कैसे देखी जा सकती है, ताकि हमारी सप्लाई चेन जो है वो कंप्लीट हो जाए और इंडिविजुअल प्रोसेसेस जो हैं वो सप्लाई चेन में कैसे इनकॉर्पोरेट हो सकें. देयरबाय इट इज क्रूशियल नॉट टू मेजर समथिंग बट टू फाइंड द मोस्ट रेलिवेंट मैट्रिक्स. इसलिए अब ये इंपॉर्टेंट है कि सिर्फ कुछ चीज को मेजर ना किया जाए बल्कि सबसे रेलेवेंट मैट्रिक्स को भी आइडेंटिफाई किया जाए ताकि उसकी बेसिस पे हम लोग परफॉर्मेंस को इवेल्युएट कर सकें. दीज नॉट ओनली नीड टू बी अलाइंड विद द सप्लाई चेन स्ट्रैटेजी. ये सिर्फ जरूरी नहीं है कि इनको स्ट्रैटेजी के साथ अलाइन किया जाए बट ऑल्सो नीड टू रिफ्लेक्ट इंपॉर्टेंट गोल्स. बल्कि यहाँ पर यह भी ज़रूरी है कि इसमें इंपॉर्टेंट गोल्स भी रिफ्लेक्ट हों इन द स्कोप के मुताबिक एंड विद इन द इन्फ्लुएंस ऑफ द पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंडिविजुअल प्रोसेस अंडर कंसिडरेशन. और वो इंडिविजुअल प्रोसेस जो कि ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल है उसका इन्फ्लुएंस, कितने हिस्से तक उसका इन्फ्लुएंस है, वो भी साफ साफ नजर आए. Furthermore, the identification of changes in the structure or the type of the supply chain has to be supported. इसके अलावा स्ट्रक्चर में चेंजेस की आइडेंटिफिकेशन और सप्लाई चेन किस तरह उसको सपोर्ट करेगी, दैट शुड ऑल्सो बी आइडेंटिफाइड. तो इन अदर वर्ड्स परफॉर्मेंस मेजरमेंट में सिर्फ अब मेजरमेंट इज नॉट रेलेवेंट. अब हम लोगों को इसके साथ साथ एक आइडेंटिफिकेशन भी करनी होगी मोस्ट रेलेवेंट मैट्रिक्स की, जिसकी बेसिस के ऊपर हम लोग परफॉर्मेंस सप्लाई चेन की परफॉर्मेंस को इंटीग्रेट भी कर सकें और फिर उसकी बेसिस के ऊपर हम लोग उसके ऊपर कमेंट भी कर सकें. इन द नेक्स्ट टू सबसेक्शंस, फर्स्ट सम जनरल टॉपिक्स रिलेटेड टू परफॉर्मेंस मेजरमेंट विद इन अ सप्लाई चेन सेटिंग विल बी डिस्कस्ड. तो अब जो अगले हमारे दो सब सेक्शंस हैं, पहले हम लोग जनरल टॉपिक्स जो कि परफॉर्मेंस मेजरमेंट से रेलेवेंट है उनको डिस्कस करेंगे सप्लाई चेन में, एंड आफ्टरवर्ड्स की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स फॉर सप्लाई चेन्स विल बी इंट्रोड्यूस्ड. इसके बाद फिर हम लोग जो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं KPIs सप्लाई चेन के लिए उनको इंट्रोड्यूस करेंगे. तो दिस इज ओवरऑल. तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द जनरल रिमार्क्स. Indicators are defined as numbers that inform about relevant criteria in a clearly defined way. Indicator से मुराद क्या है? Indicators को define किया जाता है वो numbers जो कि inform करते हैं relevant criteria के मुताबिक एक clearly defined way में. Horwath 2011 for a comprehensive introduction to indicators and systems of indicators. इसने बहुत डिटेल्ड एक एनालिसिस दिया है इंडिकेटर्स के ऊपर और उनको आइडेंटिफाई किया है. सो इफ वी वांट टू गेट द डिटेल्ड एनालिसिस हम लोग हॉर्वथ का 2011 का पेपर देख सकते हैं. परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, मेजर्स, मैट्रिक्स आर यूटिलाइज्ड इन अ वाइड रेंज ऑफ ऑपरेशंस. तो परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स जो हैं जिसमें मेजर्स और इसके मैट्रिक्सेस हैं, इनको हम यूटिलाइज कर सकते हैं एक बहुत बड़े ऑपरेशंस की रेंज के अंदर. Their primary application is an operational controlling. इसकी जो प्राइमरी एप्लीकेशन है वो इसकी ऑपरेशन कंट्रोलिंग के अंदर है. Hardly a controlling system is imaginable that does not make use of performance measures regularly. Hardly a controlling system is imaginable. मुश्किल से कंट्रोलिंग सिस्टम को इमेजिन किया जा सकता है that does not make use of performance measures regularly, जो कि परफॉर्मेंस मेजर्स को रेगुलरली जो है वो नहीं यूज करता. In fact, the utilization of a wide variety of measures as necessary to model all business processes of a company enables a company to run its business according to management by exception.
असल में यूटिलाइजेशन ऑफ अ वाइड वैरायटी ऑफ मेजर्स, जब वाइड वैरायटी ऑफ मेजर्स जो हैं उनको यूटिलाइज किया जाता है टू मॉडल ऑल बिजनेस प्रोसेसेस को मॉडल करने के लिए किसी भी कंपनी के, enables द कंपनी टू रन इट्स बिजनेस, ये कंपनी को इस काबिल बनाते हैं कि बिजनेस को रन कर सके अकॉर्डिंग टू मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन के मुताबिक। तो क्या बात हुई, असल में जब हम लोग ये जो मेजर्स हैं इनको जो बिजनेस प्रोसेस को मॉडल करने के लिए यूज होंगे, इनको यूटिलाइज करते हैं तो कंपनी इस काबिल हो जाती है कि वो मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन जो है अपने प्रोसेसेस को रन कर सके। 3 फंक्शंस कैन बी एट्रीब्यूटेड टू इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स को 3 फंक्शंस असाइन किए जा सकते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि इंडिकेटर्स ये 3 तरह के फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। इन्फॉर्मिंग, वेरी फर्स्ट वन इज इन्फॉर्मिंग। Their main purpose is to inform management. उनका प्राइमरी फंक्शन ये होता है कि मैनेजमेंट को बताया जाए, मैनेजमेंट को इंफॉर्मेशन दी जाए। इन दिस फंक्शन इंडिकेटर्स आर अप्लाइड टू सपोर्ट डिसीजन मेकिंग। इस फंक्शन में इंडिकेटर्स अप्लाई किए जाते हैं डिसीजन मेकिंग को सपोर्ट करने के लिए, एंड टू आइडेंटिफाई प्रॉब्लम एरियाज, और प्रॉब्लम एरियाज को आइडेंटिफाई करने के लिए। इन अदर वर्ड्स, जैसे मैंने कहा कि मेन पर्पस क्या है इसका, कि मैनेजमेंट को इन्फॉर्म किया जाए। अब इन्फॉर्म क्या करेंगे, इस फंक्शन को फुलफिल करने के लिए इंडिकेटर्स को अप्लाई किया जाता है डिसीजन मेकिंग को सपोर्ट करने के लिए और प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो इंडिकेटर्स कैन देयरफॉर बी कंपेयर्ड विद स्टैंडर्ड और टारगेट वैल्यूज। तो इंडिकेटर्स को कंपेयर किया जा सकता है स्टैंडर्डाइज्ड या फिर टारगेट वैल्यूज के साथ। इन अदर वर्ड्स, जो हमने बेंचमार्क्स बनाए हैं उन बेंचमार्क्स के साथ कंपेयर करके चेक करते हैं कि हमारे इंडिकेटर्स कैसे चल रहे हैं और स्टैंडर्ड या बेंचमार्क क्या कहता है कि इंडिकेटर्स को कैसे मूव ऑन होना चाहिए। तो एग्जैक्टली वही स्ट्रैटेजी जो हम लोग परफॉर्मेंस मेजरमेंट के लिए करते हैं, या वो हम लोग जब किसी चीज़ की परफॉर्मेंस चेक करनी हो तो हम पहले एक आइडियलाइज सिचुएशन बनाते हैं, फिर प्रैक्टिकल सिचुएशन को उसके साथ कंपेयर कर रहे होते हैं। द second function of these indicators is steering. Indicators are the basis for target setting. Indicators वो basis होती हैं जिसकी basis के ऊपर आप अपने target को set करते हैं। These targets guide those responsible for the process considered to accomplish the desired outcome. तो ये जो आपके टारगेट्स होते हैं ये आपको गाइड करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी के हवाले से कि प्रोसेस जो है वो कैसे मुकम्मल किया जा सकता है। इन अदर वर्ड्स, सबसे पहली बात ये हुई, हम इनका फंक्शन इन्फॉर्मिंग होता है, मैनेजमेंट को इन्फॉर्म करना। फिर स्टीयरिंग है जिसके अंदर प्रोसेसेस आइडेंटिफाई किए जाते हैं, उनको कंपेयर किया जाता है विद द बेंचमार्क या स्टैंडर्ड सिचुएशन के साथ। देन देयर इज कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग इज द थर्ड फंक्शन ऑफ द एट्रीब्यूट्स ऑफ इंडिकेटर्स। Indicators are also well suited for the supervision of operations and processes. Indicators जो हैं ये well suited होते हैं supervise करने के लिए operations या processes को। Of course, if we have indicators in the standard form, तो अब ultimately ये उनको खुद ब खुद supervise करेंगे कि क्या operations और processes जो हैं वो इन indicators की रोशनी में हो रहे हैं या नहीं, ये indicators fulfill हो पा रहे हैं वहाँ पर या के नहीं हो पा रहे। तो these were 3 different functions of indicators of supply chain of indicators. So the main disadvantage inherent to indicators is that they are only suited to describe quantitative facts. ये सारे तो फायदे थे, लेकिन इसका सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि इंडिकेटर्स जितने भी होते हैं वो सारे के सारे क्वांटिटेटिव टर्म्स के अंदर होते हैं। सॉफ्ट फैक्ट्स आर डिफिकल्ट टू मेजर, जबकि नॉन क्वांटिटेटिव या जो क्वालिटेटिव चीजें होती हैं उनको मेजर करना मुश्किल होता है। एंड लाइकली टू बी नेग्लेक्टेड व्हेन इंडिकेटर्स आर इंट्रोड्यूस्ड। जब इंडिकेटर्स को इंट्रोड्यूस किया जाता है तो ये भी खतरा होता है कि ये इग्नोर हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, मोटिवेशन ऑफ पर्सनल, इसको मेजर नहीं किया जा सकता, बट ऑफ कोर्स अंटिल एंड अनलेस मोटिवेशन वुड नॉट बी देयर, do you imagine that any process, any work would be able to be accomplished in an appropriate way? Of course not. तो मोटिवेशन का होना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन इस मोटिवेशन को हम लोग न्यूमेरिक्स के अंदर मेजर नहीं कर सकते, और जब न्यूमेरिक्स में मेजर नहीं कर सकते तो इंडिकेटर्स के साथ इनका एसोसिएट होना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। Still, non-quantitative targets which are not included in the set of indicators should be kept in mind. But फिर भी
जो नॉन क्वांटिटेटिव टारगेट्स हैं जो कि इंक्लूड नहीं हैं सेट ऑफ इंडिकेटर्स के अंदर, इनको भी जहन के अंदर रखना चाहिए। तो फ़ायदों के साथ साथ फ़ायदे तो इसके ये थे कि ये इन्फॉर्म करता है, स्टेयरिंग प्रोवाइड करता है, फिर उसके बाद कंट्रोल करने में हेल्प आउट करता है, लेकिन इसका इन इंडिकेटर्स का सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि सिर्फ क्वान्टिटेटिव टर्म्स में बात करता है, क्वालिटेटिव की बातें नहीं करता। तो ऑफ कोर्स ये तो एवरीवन कैन से कि until and unless the qualitative measures are not there, we cannot say certainly that quantitative measures are working properly. कुछ चीज़ें आपकी इग्नोर हो जाती हैं जिनको हम लोग इंडिकेटर्स में इंकॉर्पोरेट नहीं कर पाते। When using indicators, one key concern is their correct interpretation. जब हम लोग इंडिकेटर्स को यूज करते हैं, एक की कंसर्न जो है यहाँ पर वो उनका इंटरप्रिटेशन का होता है कि जो भी इंडिकेटर्स हमें बता रहे हैं हम उनको प्रॉपरली करेक्टली इंटरप्रेट भी कर पाएं। इट इज़ एसेंशियल टू कीप इन माइंड that variations observed by indicators have to be linked to a causal model of the underlying process or operation. ये भी बहुत ज़रूरी है जहन में रखना कि जो वेरिएशंस ऑब्जर्व की जाती हैं इंडिकेटर्स के थ्रू, इनको लिंक किया जाए टू द कैजुअल मॉडल ऑफ द अंडरलाइंग प्रोसेस और ऑपरेशंस, जो कि अंडरलाइंग ऑपरेशंस या प्रोसेसेस है उसके कैजुअल मॉडल के साथ। तो बड़ी खूबसूरत बात कि जब हम इन इंडिकेटर्स को अप्लाई करते हैं, एक बड़ी एसेंशियल बात यह है कि उनकी करेक्ट इंटरप्रिटेशन भी होनी चाहिए, और यह भी बड़ा ज़रूरी है कि जो वेरिएशंस हैं उनके साथ हम उनको लिंक कर पाएँ। A short example will illustrate this. इसको समझा जा सकता है एक छोटी सी मिसाल के साथ। To measure the productivity of an operation, the ratio of revenue divided by labor is assumed here as an appropriate indicator. तो हम लोग यहाँ पर प्रोडक्टिविटी मेजर करने जा रहे हैं किसी भी ऑपरेशन की, तो रेशो बनाएंगे रेवेन्यू डिवाइडेड बाय लेबर। तो ये एक अप्रोप्रिएट इंडिकेटर कंसिडर कर सकते हैं फॉर द पर्पज ऑफ प्रोडक्टिविटी मेजरमेंट। जैसे प्रोडक्टिविटी इज इक्वल टू रेवेन्यू डिवाइडेड बाय लेबर, तो रेवेन्यू ऑफ कोर्स डॉलर्स में होगा और लेबर हम लोगों ने आवर्स में लिया। रेवेन्यू इज मेजर्ड इन करेंसी यूनिट्स वेयर एज लेबर इज मेजर्ड इन आवर्स। तो रेवेन्यू को हमने करेंसी यूनिट्स में मेजर किया और लेबर को हम लोगों ने आवर्स में मेजर किया। वर्कड पर प्लांट, मशीन और पर्सनल, where the relevance of the different measures for labor depends on the specific products considered, जबकि इसकी relevance जो है वो different measures के लिए labor का depend करता है specific products के ऊपर जिनको consider किया जा रहा है। तो हम एक example ले सकते हैं यहाँ पर इस चीज़ को मज़ीद अच्छे तरीके से understand करने के लिए। Supposed productivity is $500 per hour in one period and $600 per hour in the next period. Assume करते हैं कि एक पीरियड में जो आपका रेवेन्यू है पर आवर दैट इज $500, जबकि नेक्स्ट पीरियड में दिस इज $600 पर आवर। देयर इज डेफिनेटली अ ह्यूज डिफरेंस, दोनों में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, $100 का डिफरेंस है पर आवर। इन फैक्ट व्हेन कैलकुलेटिंग प्रोडक्टिविटी, a causal link between revenue and labor is measured implicitly. जब हम लोगों ने इसको कैलकुलेट किया तो एक कैजुअल लिंक रेवेन्यू और लेबर के दरमियान इम्प्लिसिटली खुद ब खुद से इनकॉर्पोरेट हो गया। ऑन द अदर हैंड देयर आर मेनी मोर रैशनल्स दैट कुड हैव कॉज्ड दिस इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी। तो इसके अलावा कई और फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से ये प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई होगी, लेकिन चूंकि हमने अपना इंडिकेटर यही रखा रेवेन्यू विद रिस्पेक्ट टू लेबर, तो हमें ये ऑफ कोर्स इसके अंदर एक सिग्निफिकेंट चेंज या सिग्निफिकेंट इंक्रीज नजर आया इस पर्टिकुलर रेशो के अंदर। ऑन द अदर हैंड देयर आर मेनी मोर रैशनल्स दैट कुड हैव कॉज्ड दिस इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी, सो दीज हैव टू बी एग्जामिन्ड टू बिफोर अ फाइनल कंक्लूजन कैन बी डिराइव्ड। तो इन चीज़ों को भी जहन में रखना चाहिए इससे पहले कि हम कोई फाइनल कंक्लूजन ड्रॉ करें। इन दिस एग्जाम्पल प्राइस हाइक्स चेंजेस इन प्रोडक्ट मिक्स। इस एग्जाम्पल में प्राइस हाइक्स, चेंजेस इन प्रोडक्ट मिक्स, हायर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज और डिक्रीज्ड इन्वेंटरीज कैन अकाउंट फॉर सब्सटेंशियल पोर्शंस ऑफ द ऑब्जर्व्ड इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी।
तो इस एग्जांपल में हम लोग प्राइस हाइक्स, चेंजेस इन प्रोडक्ट मिक्स, हायर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज या डिक्रीज इन्वेंटरीज को अकाउंट फॉर कर सकते हैं फॉर द सब्सटेंशियल पोर्शन ऑफ ऑब्जर्व्ड इंक्रीज इन द प्रोडक्टिविटी, के इन चीज़ों की वजह से भी शायद प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई होगी. Therefore, it is essential to find appropriate measures with clear links connecting the indicators. इसलिए हम लोगों को इवेल्यूएट करना चाहिए, हमें अप्रोप्रिएट मेजर्स लेने चाहिए जो कि इंडिकेटर्स को लिंक कर सकें जो हम लोग देखना चाह रहे हैं. एंड द कॉजल मॉडल ऑफ द अंडरलाइंग प्रोसेस, रूट कॉजेस, और एक कॉजल मॉडल अप्लाई करके कि कौन कौन से रूट कॉजेस हैं जिसकी वजह से एक पर्टिकुलर फिनोमेना इज अकरिंग. बैलेंस्ड स्कोर कार्ड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेजर मैनेजमेंट में, मार्केटिंग में, जिसके थ्रू हम लोग ऑफ कोर्स डिफरेंट चीज़ों को मेजर करते हैं. द ट्रांजिशन टू इनकॉर्पोरेट नॉन फाइनेंशियल मेजर्स इन द इवेल्युएशन ऑफ बिजनेस परफॉर्मेंस इज वाइडली एक्सेप्टेड. ये जो ट्रांजिशन है इनकॉर्पोरेट करने का, कि जो नॉन फाइनेंशियल मेजर्स हैं इनको भी इवेल्युएशन में शामिल किया जाना चाहिए, ये अब वाइडली एक्सेप्टेड हो रहा है. दो Kaplan and Norton in 1992 introduced the concept of a balanced scorecard. इन लोगों ने बैलेंस स्कोर कार्ड का एक कॉन्सेप्ट दिया 1992 के अंदर, that received broad attention not only in the scientific literature. इसने बहुत जल्दी एक अहमियत हासिल की, सिर्फ साइंटिफिक लिटरेचर के अंदर नहीं, बट ऑल्सो इन प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस, बल्कि इसको प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस में भी यूज किया गया. इन एडिशन टू फाइनेंशियल मेजर्स के अलावा द बैलेंस स्कोर कार्ड कंप्राइजेज अ कस्टमर पर्सपेक्टिव. बैलेंस स्कोर कार्ड एक कस्टमर पर्सपेक्टिव को इंटेल करता है. दीज पर्सपेक्टिव्स इंटीग्रेट अ सेट ऑफ मेजर्स इनटू वन मैनेजमेंट रिपोर्ट. ये पर्सपेक्टिव जो हैं ये इंटीग्रेट होते हैं सेट ऑफ मेजर्स के साथ एक मैनेजमेंट रिपोर्ट के अंदर, दैट प्रोवाइड्स अ डीपर इनसाइट इनटू अ कंपनीज परफॉर्मेंस, जो कि एक डिटेल्ड हमें मेजर प्रोवाइड करती है जिसके थ्रू हम लोग डेप्थ में जाकर कंपनी की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट कर सकते हैं. द मेजर्स चूजन डिपेंड ऑन द इंडिविजुअल सिचुएशन फेस बाय द कंपनी. अब जो मेजर्स उठाए गए हैं ये डिपेंड करते हैं इंडिविजुअल सिचुएशन. हर कंपनी टू कंपनी ऑफ कोर्स सिचुएशंस जो है वो वेरी करेंगी कि कौन सा मेजर कहां पर लिया जाएगा. फिगर 2.4 गिव्स एन एग्जांपल ऑफ अ बैलेंस स्कोर कार्ड. अभी जो हम आगे फिगर देखेंगे ये हमें एग्जांपल देती है बैलेंस स्कोर कार्ड की, यूज्ड बाय अ ग्लोबल इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी. जो इस्तेमाल किया है ग्लोबल इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन कंपनी ने. तो यहाँ तक बात हमें ये समझ आई कि 1992 में एक कॉन्सेप्ट दिया गया बैलेंस स्कोर कार्ड का, जिसे हम लोग अज्यूम ये कर रहे हैं अभी फिलहाल कि इसमें हमारे क्वांटिटेटिव मेजर्स के साथ साथ क्वालिटेटिव मेजर्स को भी इंकॉर्पोरेट किया गया होगा, फाइनेंशियल के साथ साथ नॉन फाइनेंशियल को भी. तो एक एग्जाम्पल देखने जा रहे हैं. अगर आप देखिए तो देयर आर 4 डिफरेंट पार्ट्स. नंबर 1 इज फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव, फिर इंटरनल बिजनेस पर्सपेक्टिव, देन इनोवेशन एंड लर्निंग पर्सपेक्टिव, फिर उसके बाद कस्टमर पर्सपेक्टिव. अगर हम कस्टमर पर्सपेक्टिव को देखें तो कस्टमर पर्सपेक्टिव के अंदर मल्टीपल कैटेगरीज आर देयर. प्राइसिंग इंडेक्स, कस्टमर रैंकिंग सर्वे, कस्टमर सेटिस्फेक्शन इंडेक्स, और फिर उसके बाद मार्केट शेयर. तो कस्टमर का पर्सपेक्टिव ये 4 ही चीजें होती हैं. पहला प्राइसिंग इंडेक्स, कीमत क्या है. देन कस्टमर रैंकिंग सर्वे, कस्टमर से पूछकर सर्वे किया जाए कि कस्टमर हमें कहां पर रैंक करता है. कस्टमर सेटिस्फेक्शन इंडेक्स, हम एक कस्टमर का सेटिस्फेक्शन इंडेक्स बनाएं कि कस्टमर किस हद तक सेटिस्फाइड है हमारी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के साथ. फिर मार्केट शेयर, कितना मार्केट शेयर हम लोग कैप्चर कर सके ऑन द बेसिस ऑफ कस्टमर्स को कितना हम लोग अपने साथ एसोसिएट करवा पाए. देन फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड. फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव में सबसे पहली बात ये कि जो कैपिटल हम लोगों ने एम्प्लॉय किया उसके ऊपर हम लोग कितना रिटर्न कमा रहे हैं. ये रेशो कैलकुलेट होती है आपके नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज प्लस शेयर होल्डर्स इक्विटी. इन अदर वर्ड्स, जो हमने लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के अंदर कैपिटल इनकर किया है, जो कैपिटल लगाया हुआ है, उसके ऊपर हम कितना कमा रहे हैं.
तो फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव में सबसे पहली बात भी यही होती है कि पैसा आपने लगाया कितना और वो पैसा लगाकर आप उसके ऊपर कितना अर्न करने जा रहे हैं। देन कैश फ्लो, कितना कैश फ्लो आप लोग इनफ्लो कर रहे हैं, कितना आउटफ्लो कर रहे हैं। देन प्रोजेक्ट प्रॉफिटेबिलिटी, प्रोजेक्ट की प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, कितना प्रॉफिट ले रहे हैं हम। प्रॉफिट फोरकास्ट रिलायबिलिटी, जिस तरह हम लोग प्रॉफिट्स की फोरकास्टिंग कर रहे हैं, वेदर दैट इज रिलायबल और नॉट। देन सेल्स बैकिंग, सेल्स बैकलॉग, इन्वेंट्री कितनी रख रहे हैं या जो सेल कर रहे हैं उस सेल पे कितना बैकलॉग पड़ा हुआ है, मतलब कितने रिसीवेबल्स हैं, कितना हम लोग कैश में ले चुके। देन द नेक्स्ट पर्सपेक्टिव इज इंटरनल बिजनेस पर्सपेक्टिव। इंटरनल बिजनेस पर्सपेक्टिव में सबसे पहली बात ये, आज विद कस्टमर्स ऑन न्यू वर्क, नए काम में कस्टमर्स के साथ कितने घंटे लगाए गए। टेंडर सक्सेस रेट, जो टेंडर दिया था उसका सक्सेस रेट क्या है। रीवर्क, दोबारा काम तो नहीं करना पड़ रहा। सेफ्टी इंसिडेंट इंडेक्स, सेफ्टी इंसिडेंट इंडेक्स कि कितना सेफ है सारा का सारा एनवायरनमेंट। देन प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स, प्रोजेक्ट की परफॉर्मेंस के हवाले से उसका इंडेक्स। एंड देन प्रोजेक्ट क्लोज आउट साइकिल, उसका ओवरऑल साइकिलिंग। तो इन अदर वर्ड्स इंटरनल बिजनेस पर्सपेक्टिव में ये मल्टीपल चीजों को हम लोग इनकॉर्पोरेट करते हैं। देन इनोवेशन एंड लर्निंग पर्सपेक्टिव, द वेरी फर्स्ट थिंग इन इनोवेशन एंड लर्निंग पर्सपेक्टिव इज परसेंटेज रेवेन्यू फ्रॉम न्यू सर्विसेज, न्यू सर्विसेज से कितनी परसेंट रेवेन्यू आ रही है। रेट ऑफ इंप्रूवमेंट इंडेक्स, किस हवाले से वी आर इंप्रूविंग। स्टाफ एटीट्यूड सर्वे, स्टाफ का एटीट्यूड क्या है टुवर्ड्स अ चेंज। नंबर ऑफ एम्प्लॉइज सजेशंस, कितनी सजेशंस आती हैं। रेवेन्यू पर एम्प्लॉय, क्या कमा रहे हैं हम लोग पर एम्प्लॉय। तो अगर आप ये देखें, डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स आर लिंक्ड विद वन अनदर। ये वाला इनोवेशन का पर्सपेक्टिव इज लिंक्ड विद द कस्टमर, कस्टमर पर्सपेक्टिव लिंक करता है फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव से, फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव लिंक करता है इंटरनल बिजनेस से, इंटरनल बिजनेस लिंक करता है इनोवेशन एंड लर्निंग से। तो ये तमाम चीजें एक दूसरे के साथ लिंक्ड अप हैं और कस्टमर पर्सपेक्टिव और इंटरनल बिजनेस दोनों भी आपस में लिंक्ड होते हैं। तो दिस इज एग्जांपल ऑफ इंडिकेटर्स यूज्ड बाय अ बैलेंस स्कोर कार्ड। और यहाँ पर अगर आप देखें तो सारे के सारे फाइनेंशियल मेजर्स नहीं है, देयर आर सर्टन नॉन फाइनेंशियल मेजर्स एज वेल, जो कि हमें डिटेल्ड एक ओवरव्यू दे रहे होते हैं इस सारी परफॉर्मेंस के हवाले से। तो non-financial measures have the advantage that they are often easier to quantify as there is no allocation of cost necessary for their calculations. तो non-financial measures जो है इनका एक बहुत बड़ा advantage ये होता है कि इनको measure आसानी से किया जा सकता है और चूंकि इनमें cost involved नहीं होती उनकी calculation के लिए। तो moreover they turn attention to physical processes more directly. तो इसके अलावा ये फौरन attention ले लेते हैं physical processes की directly. Specifically, when assessing supply chain performance, it is important to bear in mind the following. जब हम लोग supply chain performance को assess करने जा रहे हैं तो ये चीजें ज़हन में रखनी चाहिए। Definition of indicators. As supply chains usually span over several companies or at least several entities within one company, a common definition of all indicators is obligatory. क्योंकि supply chain ओवरऑल सेवरल कंपनीज के ऊपर स्पैन कर रही होती है और एटलीस्ट सेवरल एंटिटीज, एक ही कंपनी की सेवरल एंटिटीज के ऊपर, तो इसलिए कॉमन डेफिनेशन होनी चाहिए इंडिकेटर्स की तमाम लोगों पर जहां जहां पर सप्लाई चेन का इंपैक्ट चल रहा है। अदरवाइज द कंपैरिजन ऑफ इंडिकेटर्स एंड देयर यूनिफॉर्म एप्लीकेशन कैन बी काउंटर प्रोडक्टिव। तो अगर हम लोग एक कॉमन मेजर नहीं रखेंगे तो ऑफ कोर्स हर कोई अपनी जुबान बोल रहा होगा, कोई इंडिकेटर जो है वो परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगा। तो जो इंडिकेटर्स डिफाइन कर रहे हैं, द डेफिनेशन ऑफ इंडिकेटर्स शुड बी सेम विद इन द सप्लाई चेन, जो उसके काउंटर पार्ट्स हैं उन तमाम के अंदर। देन पर्सपेक्टिव ऑन इंडिकेटर्स, अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि क्या पर्सपेक्टिव है इंडिकेटर्स के अंदर। तो द व्यू ऑन इंडिकेटर्स माइट बी डिफरेंट कंसिडरिंग द रोल्स ऑफ द टू सप्लाई चेन पार्टनर्स। तो व्यू जो है इंडिकेटर्स का ये डिफरेंट हो सकता है जब हम रोल्स को कंसिडर करते हैं दो सप्लाई चेन पार्टनर्स के, द सप्लायर एंड द कस्टमर।
मतलब इनके अपने पर्सपेक्टिव चेंज हो सकते हैं। सप्लायर को हम किसी और तरह देखते हैं, कस्टमर को हम किसी और तरह देखते हैं। द सप्लायर माइट वांट टू कैलकुलेट द ऑर्डर फिल रेट बेस्ड ऑन द ऑर्डर रिसीट डेट। सप्लायर जो है ये शायद कैलकुलेट करना चाहता हो ऑर्डर फिल रेट ऑर्डर रिसीट डेट की बेसिस पर, एंड द ऑर्डर शिप डेट, एज दीज आर द डेट्स ही इज एबल टू कंट्रोल, चूंकि ये वो तारीखें हैं जिनको वो कंट्रोल कर सकता है। From the customer's point of view, the basis would be the request date. अब सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ऑफ कोर्स ऑर्डर आया कब, उसने शिपमेंट कब की, इनके कंट्रोल के ऊपर बात कर सकता है। लेकिन कस्टमर के पर्सपेक्टिव के अंदर उसने रिक्वेस्ट कब दी, एंड द रिसीव डेट एट कस्टमर्स वेयर हाउस, और कस्टमर ने कब अपने वेयर हाउस पे रिसीव किया। तो इफ सप्लायर्स एंड कस्टमर्स डेट्स डू नॉट मैच, दिस विल लीड टू डिफरेंट रिजल्ट्स विद रिस्पेक्ट टू एन एग्रीड ऑर्डर फिल रेट। तो अगर दोनों की डेट्स मैच नहीं करती तो ये एक डिफरेंट चीज लेकर आएगा विद रिस्पेक्ट टू द ऑर्डर फिल रेट। तो दिस इज व्हाई बोथ हैव टू एग्री ऑन वन पर्सपेक्टिव। तो दोनों को एक ही पर्सपेक्टिव के ऊपर एग्री होना जरूरी होगा। देन कैप्चरिंग ऑफ डेटा। डेटा नीड्स टू कैलकुलेट द इंडिकेटर्स शुड बी कैप्चर्ड इन अ कंसिस्टेंट वे। डेटा नीडेड टू कैलकुलेट द इंडिकेटर्स, वो डाटा जो कि इन इंडिकेटर्स को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं, शुड बी कैप्चर्ड इन अ कंसिस्टेंट वे, एक कंसिस्टेंट वे में कैप्चर होना चाहिए पूरे सप्लाई चेन के अंदर। मतलब ये नहीं कि अगर मैं रेवेन्यू 31 दिसंबर तक एक यूनिट ले रहा है, दूसरा यूनिट रेवेन्यू मेरा 30 नवंबर की उठा रहा है, तो ऑफ कोर्स दोनों में डिफरेंस आ जाएगा। तो हमें एक ही तरीके से इंडिकेटर से रेलिवेंट डाटा को केटर करना चाहिए। Consistency with respect to units of measurement and the availability of current data for the supply chain partners are essential. Consistency units of measurement के हवाले से और availability of current data for the supply chain partners is essential, बहुत ज़रूरी है। Furthermore, इसके अलावा completeness of the used data is obligatory. जो डाटा इस्तेमाल हो चुका उसका मुकम्मल होना जरूरी है। दैट इज ऑल नेसेसरी डाटा शुड बी अवेलेबल इन एडुकेट सिस्टम्स। जितना भी जरूरी डाटा है वो सारा का सारा सिस्टम्स के अंदर मौजूद होना चाहिए, एंड एसेसिबल बाय सप्लाई चेन पार्टनर्स, और उसको सप्लाई चेन पार्टनर्स एसेस भी कर सके। तो कैप्चरिंग ऑफ डाटा, चूंकि ये वो चीज है जिसकी बेसिस के ऊपर आपके सारे इंडिकेटर्स के रिजल्ट्स बेस करेंगे, तो कैप्चरिंग ऑफ डाटा जो है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इवन डाटा यूज़ होने के बाद भी इसको स्टोर करना ज़रूरी है, ताकि अगर बाद में उसको हम लोग दोबारा से आइडेंटिफाई करना चाहें या उसको कोई भी पार्टनर रीचेक करना चाहे तो ही वुड बी एबल टू डू दैट। देन द नेक्स्ट थिंग इज रेलेवेंस ऑफ इंडिकेटर्स। ड्यू टू द एनॉर्मस नंबर ऑफ इंडिकेटर्स available, the identification of a most selective subset is important to control the specific object or situation at best without wasting a lot of effort in analyzing useless data. तो ड्यू टू द enormous numbers of indicators available जो कि अवेलेबल हैं, इनकी आइडेंटिफिकेशन, वो जो सेलेक्टिव सबसेट जो कि इंपॉर्टेंट हैं इस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए, ताकि ज़्यादातर टाइम जो है वो वेस्ट ना हो इसकी एनालाइजिंग के अंदर। तो इसलिए जो हमारे रेलेवेंट इंडिकेटर्स हैं सिर्फ उन्हीं का मौजूद होना ज़रूरी है। बिग डाटा। Big data refers to data sets whose size is beyond the ability of typical database software tools to capture, store, manage and analyze. बिग डाटा से मुराद वो है जो कि हमारा जो डाटा सेट है वो इतना बड़ा है जो कि हमारे कंट्रोल से बाहर है उस डेटाबेस सॉफ्टवेयर के, उसको कैप्चर करना, स्टोर करना, मैनेज करना और एनालाइज करना। मेनिका एट ऑल 2011। द अमाउंट ऑफ डाटा इज एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग एंड चेंजिंग ओवर टाइम। चूंकि डाटा एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर रहा है, thus analyzing, for example, forecast accuracy, comparing several years of granular sales data compared to monthly released rolling sales forecast leads to billions of data records. तो अब ये जो अमाउंट ऑफ डाटा हम लोगों को नजर आता है, अगर हम लोग मंथली वीकली की बात करें तो ये अब ऑफ कोर्स डबल, ट्रिपल और एक्सपोनेंशियल वेज में इंक्रीज हो चुका है। कॉन्फिडेंशियलिटी। इट इज अनदर मेजर इशू इफ मोर देन वन कंपनी फॉर्म द सप्लाई चेन। ये एक और बहुत बड़ा इशू है जहां पर एक कंपनी से ज्यादा सप्लाई चेन
के अंदर लोग हैं. As all partners are separate legal entities, चूंकि तमाम partners separate legal entities हैं, they might not want to give complete information about their internal processes. हो सकता है वो अपने internal processes से relevant सारी information ना देना चाहें to their partners. Furthermore, there might be some targets which are not shared among partners. इसके अलावा कुछ ऐसे टारगेट्स हैं जो कि पार्टनर्स के दरमियान शो नहीं किए जाते. Nevertheless, it is widely accepted that supply chain integration benefits from the utilization of key performance indicators. तो लेकिन उसके बावजूद ये बात तो है, ये वाइडली एक्सेप्टेड बात है कि सप्लाई चेन इंटीग्रेशन जो है ये बेनिफिट करती है इस यूटिलाइजेशन ऑफ की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स के साथ. तो दे सपोर्ट कम्युनिकेशन बिटवीन सप्लाई चेन पार्टनर्स, ये सपोर्ट करते हैं सप्लाई चेन पार्टनर्स के दरमियान कम्युनिकेशन को, एंड एरिया वैल्यूएबल टूल फॉर द कोऑर्डिनेशन ऑफ देयर इंडिविजुअल बट शेयर्ड प्लान्स. तो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स फॉर सप्लाई चेन, a vast amount of literature has been published suggesting performance indicators for supply chains. एक बहुत बड़ी तादाद में लिटरेचर मौजूद है जो कि की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स फॉर सप्लाई चेन को इंट्रोड्यूस करता है, जैसे लेपाइड 2000 है, गुनास्करन एट ऑल 2001 है, बुलिंगर एट ऑल 2002 है, हॉसमैन 2003 है. अ सप्लाई चेन बेंचमार्किंग स्टडी अंडरटेकन विद 148 सप्लाई चेन मैनेजर्स इन जर्मनी, स्विट्जरलैंड एंड ऑस्ट्रिया from different industries analyze the importance of SCOR's performance, attributes and several KPIs used to measure supply chain performance. The sorting of attributes shows that a majority of the participants put reliability on the first position. अगर हम इनको सॉर्ट करें तो हमें मेजॉरिटी नजर आती है कि वो फर्स्ट पोजीशन पे रिलाय करती है, फॉलोड बाय एजिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिवनेस एंड कॉस्ट्स. तो assets are considered to be less important. Although each supply chain is unique, गो कि हर सप्लाई चेन जो है वो यूनिक है and might need special treatment, और शायद स्पेशल ट्रीटमेंट डिमांड भी करती हो. There are some performance measures that are applicable in most settings. कुछ performance measures हैं जो कि applicable हैं हर setting के अंदर. In the following paragraphs, these will be presented as key performance indicators. तो अभी हम जो बाकी आगे पैराग्राफ्स को डिस्कस करेंगे इनको प्रेजेंट किया जाएगा की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स के साथ. एज दे टैकल डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द सप्लाई चेन, दे आर ग्रुप्ड इनटू 4 कैटेगरीज. क्योंकि ये डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ सप्लाई चेन को मेजर करते हैं तो इनको 4 हिस्सों में तकसीम किया जाता है, कोरस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग एट्रीब्यूट्स. डिलीवरी परफॉर्मेंस. एज कस्टमर ओरिएंटेशन इज अ की कंपोनेंट ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट, delivery performance is an essential measure for total supply chain performance. चूंकि कस्टमर ओरिएंटेशन जो है ये की कंपोनेंट है सप्लाई चेन मैनेजमेंट का, तो इसकी डिलीवरी परफॉर्मेंस जो है ये भी एसेंशियल मेजर है फॉर द सप्लाई चेन परफॉर्मेंस. As promised, delivery dates may be too late in the eye of the customer. His expectation or even request determines the target. चूंकि प्रॉमिस डिलीवरी डेट्स जो हैं ये बहुत लेट भी हो सकती हैं कस्टमर की नज़र में, इसलिए एक्सपेक्टेशन या इवन रिक्वेस्ट जो है वो उसका टारगेट डिटरमिन करेगी. देयरफॉर डिलीवरी परफॉर्मेंस हैज टू बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ द एक्चुअल डिलीवरी डेट. इसलिए डिलीवरी परफॉर्मेंस को मेजर किया जाना चाहिए एक्चुअल डिलीवरी डेट के ऊपर, कंपेयर टू द डिलीवरी डेट म्यूचुअली एग्रीड अपॉन, और उस डिलीवरी डेट को कंपेयर किया जाना चाहिए जो म्यूचुअल एग्रीमेंट था कि किस तारीख को हम लोगों ने देना है. Only perfect order fulfillment, which is reached by delivering the right product to the right place at the right time, ensures customer satisfaction. सिर्फ ये 3 बातें, right place, right time and right product, customer को satisfy करेगी. Supply chain responsiveness. The other thing, responsiveness describes the ability of the complete supply chain to react according to changes in the marketplace. रिस्पॉन्सिवनेस डिस्क्राइब करती है एक कंप्लीट सप्लाई चेन कैसे रिएक्ट करती है, उसकी एबिलिटी टू रिएक्ट अकॉर्डिंग टू चेंजेस इन द मार्केट प्लेस, कि मार्केट प्लेस में अगर कोई चेंज आता है तो हाउ दे वुड रिस्पॉन्ड. सप्लाई चेन्स हैव टू रिएक्ट टू सिग्निफिकेंट चेंजेस विद इन एन अप्रोप्रिएट टाइम फ्रेम. सप्लाई चेन्स को रिएक्ट करना होता है सिग्निफिकेंट चेंजेस को एक अप्रोप्रिएट टाइम फ्रेम के अंदर, टू एंश्योर देयर कंपेटिटिवनेस. ये ना हो कि अगर कोई चेंज आया तो हम लोग उसको अगले साल तक जाकर रिस्पॉन्ड करें. ना, द रिस्पॉन्स शुड बी ऑफ कोर्स विद इन अ लिमिटेड टाइम पीरियड जो कि हमारी कंपेटिटिवनेस को शो करे. टू क्वांटिफाई रिस्पॉन्सिवनेस, सेपरेट फ्लेक्सिबिलिटी मेजर्स
have to be introduced to capture the ability, extent and speed of adaptations. So the next category is assets and inventories. Measures regarding the assets of a supply chain should not be neglected. कैसे assets को measure किया जा सकता है? It should not be neglected. One common indicator in this area is called asset turns. एक important area, एक common indicator जो कि इस area में लिया जाता है, that is asset turns, which is defined by the division of revenue by total assets. जिसको हम डिफाइन करते हैं कि रेवेन्यू को टोटल एसेट से डिवाइड कर दिया जाए, तो एसेट टर्नआउट जो है या टर्नओवर जो है वो आपको मिल जाता है. Therefore, asset turns measure the efficiency of a company in operating its assets by specifying sales per asset. जिस पर्पस के लिए तमाम एसेट्स लगाए हैं, क्या वो पर्पस हासिल भी हो रहा है या नहीं, और तमाम एसेट्स क्यों लगाए, क्यों इतना खर्चा करते हैं हम लोग फिक्स एसेट्स के ऊपर, बाकी तमाम चीज़ों पर, ताकि हमारे सेल जो है वो इंक्रीज हो सके. तो हम सेल पर यूनिट ऑफ एसेट चेक कर लेते हैं कि जितना पैसा लगाया था उसके ऊपर हम लोग सेल कितने टाइम्स कर पा रहे हैं. दिस इंडिकेटर शुड बी वॉच्ड विद कॉशन एज इट वेरीज शार्पली अमंग डिफरेंट इंडस्ट्रीज. इस इंडिकेटर को बड़ा कॉन्शियसली देखना चाहिए क्योंकि ये वेरी करता है इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री. अनदर इंडिकेटर वर्दी ऑफ ऑब्जर्वेशन इज इन्वेंट्री टर्नओवर, defined as the ratio of total material consumption per time period over the average inventory level of the same time period. So a common approach to increase inventory turns is to reduce inventories. कि हम कैसे इस turnover को increase कर सकते हैं by reducing the inventory. Then costs. Last but not least, some financial measures should be mentioned since the ultimate goal will generally be profit. Here the focus is on कॉस्ट बेस्ड मेजर्स. यहाँ पर फोकस जो है ये कॉस्ट बेस्ड मेजर्स के ऊपर है. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड शुड ऑलवेज बी मॉनिटर्ड विद एम्फेसिस ऑन सब्सटेंशियल प्रोसेसेस ऑफ द सप्लाई चेन. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है इसको मुसलसल मैनेज करना चाहिए, मॉनिटर किया जाना चाहिए, इस एम्फेसिस के साथ कि जो सब्सटेंशियल प्रोसेसेस हैं सप्लाई चेन के, उनके साथ ये रिलेट कर रही है या कि नहीं. हेंस एन integrated information system operating on a joint database and a mutual cost accounting system may prove to be a vital part of the supply chain. इसलिए एक integrated information system जो है, जो कि एक joint database के साथ mutual cost accounting system के अंदर अपने आप को prove कर रहा है, एक vital part एक supply chain का show होता है. Okay, now the very important thing of supply chain management is inventory. So how to have the inventory analysis? Often claimed citations like inventories hide faults suggest to avoid any inventory in a supply chain. हमेशा क्लेम किया जाता है citations में inventories hide faults, कि inventories की basis पर faults छुप जाते हैं. ये suggest किया जाता है कि inventory को supply chain में से avoid किया जाए. This way of thinking is attributed to the just-in-time philosophy. लेकिन ये अप्रोच हमें सिर्फ just-in-time philosophy में नजर आती है, जहां पे हम इन्वेंट्री को अवॉइड करते हैं. Which aligns the processes in the supply chain such that almost no inventories are necessary. जो कि अलाइन होती हैं उन प्रोसेसेस के साथ जो ये शो करते हैं कि इन्वेंट्रीज की जरूरत नहीं है. This is only possible in specific industries or certain sections of a supply chain and for selected items. लेकिन ये सिर्फ पॉसिबल है कुछ इंडस्ट्रीज के अंदर या कुछ ऐसे यूनिट्स के अंदर जहां पर इन्वेंट्री की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं होती. In all other cases, inventories are necessary and therefore need to be managed in an efficient way. बाकी तमाम केसेस के अंदर इन्वेंट्रीज बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं और इनको एक एफिशिएंट वे के अंदर मैनेज भी किया जाना चाहिए. Inventories in supply chains are always the result of inflow and outflow processes. इन्वेंट्रीज जो है सप्लाई चेन में ये हमेशा रिजल्ट होती हैं इनफ्लो और आउटफ्लो प्रोसेसेस का, ट्रांसपोर्ट, प्रोडक्शन एटसेट्रा. दिस मीन्स दैट द आइसोलेटेड मिनिमाइजेशन ऑफ इन्वेंट्रीज इज नॉट अ रीजनेबल ऑब्जेक्टिव ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट. इसका मतलब ये हुआ कि एक आइसोलेटेड मिनिमाइजेशन जो है इन्वेंट्रीज की, ये एक रीजनेबल ऑब्जेक्टिव सप्लाई चेन मैनेजमेंट का नहीं है. Instead, they have to be managed together with the corresponding supply chain processes. जबकि इनको भी मैनेज किया जाना चाहिए सप्लाई चेन के बाकी प्रोसेसेस के साथ. इन्वेंट्रीज कॉज कॉस्ट, होल्डिंग कॉस्ट. इन्वेंट्रीज
की वजह से कॉस्ट इनकर होती हैं, होल्डिंग कॉस्ट, उनको रखने के लिए किराया पे करना पड़ेगा, चौकीदार की सैलरी देनी पड़ेगी, बट ऑल्सो प्रोवाइड्स बेनिफिट्स, लेकिन इसके साथ साथ हमें फ़ायदे भी होते हैं. इन पर्टिकुलर रिडक्शन ऑफ कॉस्ट ऑफ द इनफ्लो एंड और आउटफ्लो प्रोसेसेस. So thus the problem is to find the right trade-off between the cost for holding inventories and the benefits. तो इसलिए यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि एक अप्रोप्रिएट ट्रेड ऑफ कैप्चर किया जाए जहाँ पर कॉस्ट तो हमें इनकर हो ही हो, लेकिन उसके साथ हमें बेनिफिट कितना हो रहा है. इन्वेंट्री डिकम्पोजेज इनटू 4 डिफरेंट कंपोनेंट्स. इन्वेंट्री 4 मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम होती है अकॉर्डिंग टू द मोटिव्स फॉर होल्डिंग इन्वेंट्री. The most important components are shown in next table. The distinction of stock components is necessary for identification of benefits. हमें stock performance की stock components की distinction जो है वो बहुत ज़रूरी है. किस लिए? Identification of benefits के लिए कि हमें कौन से benefits कहाँ से आ रहे हैं. Then identification of determinants of the inventory level. Inventory level के determinants क्या क्या है. Setting target inventory levels. For example in APS कि हम लोग क्या target levels decide करते हैं for the inventory. The inventory analysis enables us to decompose the average inventory level in a supply chain. Inventory analysis जो है ये हमें enable करता है decompose करने में average inventory level को supply chain में. It shows the different causes for inventories held in the past. ये हमें different reasons identify कराता है inventories जो कि past में हमने retain की, and indicates the relative importance of specific components. और relative importance भी indicate करता है specific components की. The current inventory of certain stock keeping units on the other hand might be higher or lower depending on the point in time chosen. Thus the current inventory is not suitable for a proper inventory analysis. इसलिए जो current inventory है सिर्फ यही काफ़ी नहीं है proper inventory analysis के लिए. तो ये आ गया स्टॉक कंपोनेंट्स, डिटर्मिनेंट्स एंड बेनिफिट्स. उनके क्या क्या हैं? अगर आप देखें स्टॉक कंपोनेंट है प्रोडक्शन लॉट साइजिंग स्टॉक. इसका डिटर्मिनेंट क्या है? सेटअप फ्रीक्वेंसी, कितनी फ्रीक्वेंसी है जिसके साथ हमें इतना स्टॉक चाहिए होगा. बेनिफिट क्या होगा? रिड्यूस्ड सेटअप टाइम एंड कॉस्ट्स. देन द सेकंड स्टॉक कंपोनेंट इज ट्रांसपोर्टेशन लॉट साइजिंग स्टॉक. इसका डिटर्मिनेंट है शिपमेंट क्वांटिटी और इसका बेनिफिट क्या है? रिड्यूस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट्स. देन द नेक्स्ट कंपोनेंट इज इन्वेंट्री इन ट्रांजिट. ट्रांजिट मींस रास्ते में. डिटर्मिनेंट्स इसके क्या हैं? ट्रांसपोर्टेशन टाइम, कितना वक्त लगेगा. बेनिफिट रिड्यूस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट्स. देन द नेक्स्ट कंपोनेंट इज सीजनल स्टॉक. डिटर्मिनेंट है डिमांड पीक्स, टाइट कैपेसिटी, और बेनिफिट क्या है? रिड्यूस कॉस्ट फॉर ओवर टाइम एंड फॉर इन्वेस्टमेंट्स. देन स्टॉक कंपोनेंट इज वर्क इन प्रोसेस. डिटर्मिनेंट लीड टाइम, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल. बेनिफिट क्या है? इंक्रीज यूटिलाइजेशन, रिड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट्स इन एडिशनल कैपेसिटी. देन सेफ्टी स्टॉक. डिटर्मिनेंट क्या है? डिमांड एंड लीड टाइम, अनसर्टेनिटी, प्रोसेस अनसर्टेनिटीज. बेनिफिट्स क्या है? इंक्रीज्ड सर्विस लेवल, रिड्यूस्ड कॉस्ट फॉर इमरजेंसी शिपमेंट्स एंड लॉस्ट सेल्स. In the following paragraphs, we'll show the motives, the benefits, and the determinants of some important components. Production lot sizing or cycle stock. The cycle stock, we use production lot sizing stock and cycle stock synonymously. Is used to cover the demand between 2 consecutive production runs of the same product. ये इस्तेमाल होते हैं डिमांड को कवर करने के लिए 2 कंसेक्टिव प्रोडक्शन यूनिट्स एक ही प्रोडक्ट के जो हैं उनके दरमियान. फॉर एग्जांपल कंसिडर अ कलर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट. अगर हम कलर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट एक अज्यूम करें विच प्रोड्यूसेस ब्लू एंड येलो कलर्स ऑल्टरनेटिंग बिटवीन ईच बाई वीकली. हफ्ते में 2 दफा ऑल्टरनेट करते हैं दोनों को. then the production lot has to cover the demand in the current and the following week. Thus the production quantity lot equals to 2-week demand and the coverage is 2 weeks. The role of cycle stock is to reduce the cost for setting up and cleaning the production facility, setup or changeover costs.
Finding the right trade-off between fixed setup cost and inventory costs is usually a critical task here. So as this decision may also depends on the lot size of other products. For the inventory analysis of financial items in a make-to-stock environment, it is mostly sufficient to consider a cyclic production pattern with average lot sizes, quantity, price over a time interval that covers several production cycles. Then the inventory level follows the so-called sawtooth pattern, which is shown in figure 2.6. The average cycle stock CS is half the average lot size. CSDQP is equal to 2. The average lot size can be calculated from the total number of production setups SU and the total demand DP during the analysis interval. So QP DP is equal to SU. Thus all you need to analyze cycle stock is the number of production setups and the total demand. जैसे यहाँ से आपको नजर आ रहा है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, अगर हम लोग वाई एक्सिस पर इन्वेंट्री लें तो इन्वेंट्री पैटर्न फॉर साइकिल स्टॉक कैलकुलेशन. देन द सेकेंड इज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लॉट साइजिंग स्टॉक. लॉट साइजिंग स्टॉक की ट्रांसपोर्टेशन. द सेम प्रिंसिपल ऑफ रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ फिक्स कॉस्ट पर लॉट अप्लाइज टू ट्रांसपोर्टेशन लिंक्स. सेम प्रिंसिपल जो कि फिक्स कॉस्ट को रिड्यूस करने का है वो अप्लाई होता है ट्रांसपोर्टेशन लिंक्स के ऊपर भी. ईच ट्रक कॉजेज सम अमाउंट ऑफ फिक्स कॉस्ट. हर ट्रक जो है हमें एक फिक्स्ड कॉस्ट अक्कर कराता है विच अराइज फॉर अ ट्रांसपोर्ट फ्रॉम वेयर हाउस ए टू वेयर हाउस बी, जो वेयर हाउस ए से बी तक ट्रांसपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल हो रहा होता है. इफ दिस ट्रक इज ओनली लोडेड पार्शली, अगर ये ट्रक का सिर्फ कुछ हिस्सा लोड किया जाता है, therefore it is economical to batch transportation quantities up to a full load. तो ये इकोनॉमिकल होगा एक ट्रांसपोर्टेशन क्वांटिटीज जो कि फुल लोड को लेकर जाए एंड टू शिप देम टुगेदर, और इकट्ठा भेजें बजाय इसके कि हम थोड़े थोड़े हिस्से में इसको लोड करवा के भेजें. व्हाई नॉट टू फिल इट फुल. देन वन शिपमेंट हैज टू कवर द डिमांड अंटिल द नेक्स्ट शिपमेंट अराइव्स एट द डेस्टिनेशन. इसलिए एक शिपमेंट को डिमांड को कवर करना होगा जब तक कि अगली शिपमेंट अराइव नहीं हो जाती. The decision on the right transportation lot size usually has to take into account the dependencies with other product shipments on the same link and the capacity of the transport unit. तो decision एक right transportation lot size का usually has to take into account, इसको होना पड़ता है dependencies बाकी products के साथ, shipments on the same link की shipment पर, and the capacity of the transport unit, और ट्रांसपोर्ट यूनिट की कैपेसिटी के ऊपर. फॉर एग्जांपल ट्रक, शिप एटसेट्रा यूज्ड. फॉर द इन्वेंट्री एनालिसिस वी कैन कैलकुलेट द एवरेज ट्रांसपोर्टेशन क्वांटिटी QT फ्रॉम द नंबर ऑफ शिपमेंट्स ड्यूरिंग द एनालिसिस इंटरवल. तो इन्वेंट्री एनालिसिस के लिए हम कैलकुलेट कर सकते हैं एवरेज ट्रांसपोर्टेशन क्वांटिटी नंबर ऑफ शिपमेंट्स के साथ ड्यूरिंग द एनालिसिस इंटरवल में, एंड द टोटल डिमांड DT for the product at the destination warehouse by QT DT is equal to S. In contrast to the production lot sizing stock, the average transportation lot sizing stock equals not half. But the whole transportation quantity QT, if we consider both the source warehouse where the inventory has to be built up until the next shipment starts and the destination warehouse where the inventory is depleted until the next shipment arrives. Therefore, the average stock level at each warehouse is 1/2 of the transportation lot size, and the transportation lot sizing stock sums up to TLS DQT. This calculation builds on the assumption of a continuous inflow of goods to the source warehouse, which is valid if the warehouse is supplied by continuous production or by production lots which are not coordinated with the shipments. This is the case for most production distribution chains. Then inventory in transit. While the transportation lot sizing stock is held at the start
and end stock points of a transportation link, there exists also inventory that is currently transported in between. अब चूंकि एक जगह से दूसरी जगह के ऊपर ट्रेवल करना होता है तो कुछ इन्वेंट्री यहाँ पड़ी है, कुछ इन्वेंट्री यहाँ पड़ी है. अब यहाँ से यहाँ तक जो इन्वेंट्री है दैट इज इन बिटवीन इन्वेंट्री, जिसको हम लोग इन ट्रांजिट बोलते हैं. This stock component only depends on the transportation time. ये जो component है ये transportation time पर बेस करता है. And the demand, because on average the inventory held on the truck equals the demand which occurs during the transportation time. जितनी ट्रक पे हमने रखी वो जितनी डिमांड होगी ट्रांसपोर्टेशन टाइम के दौरान उस पर बेस करेगी. The inventory in transit is independent of the transportation frequency and therefore also independent of the transportation lot size. The inventory in transit can be reduced at the expense of increasing transportation costs. If the transportation time is reduced by a faster transportation mode, for example, plane instead of truck transport, the average inventory in transit TI is calculated by multiplying the average transportation time by the average demand. For instance, if the transportation time is 2 days and the average amount to be transported is 50 pieces per day, then transportation time would be 100 pieces. Then seasonal stock or pre-built stock. In seasonal industries, for example, consumer packed goods inventories are held to buffer future demand peaks which exceed the production capacities. In this sense, there is a trade-off between the level of regular capacity, additional overtime capacity, and seasonal stock. The seasonal stock can help to reduce lost sales, cost of working overtime, or opportunity cost for unused machines and technical equipment. In contrast to the previous stock components which are defined by the SKU, the seasonal stock is common for a group of items sharing the same tight capacity. Figure 2.7 shows how the total amount of seasonal inventory can be calculated from the capacity profile of a complete seasonal cycle. In this case, the seasonal stock is built up in periods 3 and 4 and used for demand fulfillment in periods 6 and 7. The total seasonal stock shown in the figure is calculated using the assumption that all products are pre-produced in the same quantity as they are demanded in the bottleneck period. So if you just see the pre-production and demand or within the range of capacity is given and the seasonal stocks fluctuation is also there. This is example for the determination of seasonal stock कि हमें seasonal stock कितना चाहिए होगा. Work in process inventory. The work in process inventory can be found in every supply chain. हर supply chain में मिलेगी. Because the production process takes some time during which the raw materials and components are transformed to finished products. तो of course एकदम तो आपका raw material finished product में convert नहीं होता. तो ये जो दरमियान का process है इसके अंदर चूंकि आप कुछ चीज़ें लगा चुके होते हैं तो आप इसको work in process inventory बोलते हैं. In a multi-stage production process, the production lead time consists of the actual processing times on the machines and the additional waiting times of the products between the operations. For example, because required resources are occupied, the benefits of the work in process are that it prevents bottleneck machines from starving for material and maintains a high utilization of resources. Thus, work in process may avoid investments in additional capacities. The waiting time part of production lead time is also influenced by the production, planning and control system, which should schedule the orders so as to ensure short lead times. Therefore, it is possible to reduce the work in process by making effective use of an APS. In this sense, the opinion inventories hide faults. Indeed applies to the work in process in the modified form. Too high work in process hides faults of production planning and control. Then there is safety stock. Safety stock has to protect against uncertainty which may arise from internal processes like production lead time. बाज़ औक़ात हम कुछ रिजर्व में स्टॉक रख लेते हैं कि अगर लीड टाइम में कोई फ़र्क पड़ गया तो एटलीस्ट विल बी हमारा जो काम है वो डिसकंटिन्यू नहीं होगा. दैट इज़ नोन एज सेफ्टी स्टॉक.
from unknown customer demand and from uncertain supplier lead times. This implies that the main drivers for the safety stock level are production and transport disruptions, forecasting errors, and lead time variations. The benefit of safety stock is that it allows quick customer service and avoids lost sales, emergency shipments, and the loss of goodwill. Furthermore, safety stock for raw materials enables smoother flow of goods in the production process and avoids disruptions due to stock outs at the raw material level. Besides the uncertainty mentioned above, the main driver for safety stock is the length of the lead time, production or procurement, which is necessary to replenish the stock. So, आज के लिए यहाँ पर ही रखते हैं. तो लेक्चर एंड करने से पहले लेट्स हैव अ समरी कि हम लोगों ने एक्चुअली डिस्कस किया क्या क्या आज. तो key performance measures are presented in detail in order to understand the excellence a supply chain achieves. The focus was on the importance of the integration of partners for the overall performance of the supply chain. For the optimization of inventory, the main principle of inventory management has to be considered. The main principle of inventory management has to be considered. The objective is to balance the cost arising from holding inventories and the benefits of it. मतलब एक ट्रेड ऑफ कैसे किया जाए बेनिफिट्स और कॉस्ट के दरमियान में. Furthermore, this trade off has to be handled for each separate component. और इस ट्रेड ऑफ को हैंडल किया जाना चाहिए हर सेपरेट कंपोनेंट के लिए. In the coming lectures, we will show how APS can support this critical task of inventory management. तो आई होप आप लोगों ने लेक्चर एंजॉय किया होगा, आप लोगों को समझ भी आया होगा. इस उम्मीद से कि आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगे, इजाज़त चाहता हूँ आपसे. तो अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफ़िज़.